हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हम लोग ने पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 के सेक्शन सी आपको प्रोवाइड कर दिए साइंस के। नाउ पेपर नंबर 4 सेक्शन सी हम लोग करने जा रहे हैं। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग को भी ये सीखने को मिले। सो ट्राई वेल एंड सो दैट आगे से आगे बढ़ सके। तो चलते हैं सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? देखो, रिडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले एक चीज समझ लो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, ठीक है, एंड हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। सेम वे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन जो है उसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एक और तरीके से हम लोग बोलते हैं कि भाई रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया, उसी तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन जो है दोनों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का दोनों का कॉम्बिनेशन। अब सुटेबल एग्जांपल मतलब कि रिएक्शन का एग्जांपल मैं दे दूं आपको। CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की मिस, हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड जो है कार्बन कॉपर बन गया, यानी ऑक्सीजन भाई रिमूव हुआ, तो ये हो गया रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन से वो बन गया H2O, यानी यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, a redox reaction is a chemical reaction that involves the simultaneous oxidation and reduction of chemical species. Oxidation is the loss of electrons while reduction is gain of electrons. तो जहां पे जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और एग्जांपल दिया हुआ है Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu, या फिर PbO प्लस H2 gives Pb प्लस H2। और उसके अलावा उसके पहले मैंने जो रिएक्शन दिया वो भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239 की तरफ। मतलब व्हाट इज एन अलॉय? स्टेट द यूजेस ऑफ अलॉय, स्टेट द मिक्सचर ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग अलॉय स्टेनलेस स्टील एंड ब्रास। अलॉय, तो अलॉय में जो है, अलॉय इज मिक्सचर ऑफ या मैं बोल सकता हूँ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ या हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वी कैन से होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ, दैट इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल एंड अ मेटल, मेटल एंड अ मेटल। और दूसरा जो हो सकता है वो मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। अलॉय तो ये हो गया मिक्सचर। स्टेट द यूजेस ऑफ अलॉय, देखो अलॉय की वजह से हम लोग जो चाहे वैसे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स यानी सब्सटेंस बना सकते हैं। अलॉय रस्टिंग से बचाता है, अलॉय मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई भी करता है, लो भी करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई भी होते हैं, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई भी होता है, लो भी होता है, ठीक है। हाई एंड लो दोनों होते हैं। फिर स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर तो है, देखो आयरन निकल क्रोमियम और कार्बन, आयरन निकल क्रोमियम कार्बन दोनों के दोनों यानी चारों के चारों एलिमेंट्स जो है स्टेनलेस स्टील में यूज होते हैं। ब्रास में कॉपर प्लस जिंक, ब्रास में कॉपर प्लस जिंक। मैं यहाँ पे आंसर्स आपको बता देता हूँ। An alloy is a mixture of two or more metals or a metal and a non-metal that have been combined in a specific ratio by mass while it is in molten state. ठीक है, वो तो molten state. Alloy have many uses. Manufacturing, jewelry. Alloys are used in manufacturing of parts of automotive, aerospace, construction, medical and consumer product industries. Almost all metals used in jewelry making are alloy. जैसे जो भी है, अगर सिल्वर और गोल्ड की भी बात करूं तो सिल्वर और गोल्ड भी कॉपर के साथ मिक्स करके या गोल्ड जो है सिल्वर के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। डायरेक्टली प्योर गोल्ड या प्योर सिल्वर यूज करेंगे तो उसकी वजह से वो टिक नहीं पाएंगे, वो जल्दी टूट जाएगा। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये आपका आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट, explain the classification of metals on the basis of their reactivity.
तो ये एक पूरा टेबल है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम। बट आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके लिए आप एक स्टेटमेंट याद कर सकते हो, पापा सोने चले, मैं आया, मैं आया, जल्दी से आयन लेके हर कपड़े में सही से घुमाए, सही से। ठीक है, अब इसका देखो बोलेगी ये सर क्या है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में जो रिएक्टिविटी सीरीज थी उसके लिए इतना काफी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो उसके बेस पे आप ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख दो। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब रिएक्ट्स विद वाटर, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, ये सारे जो है हाइड्रोजन तक, मींस लो रिएक्टिव, मींस मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स बोल सकता हूँ। कॉपर, मर्क्यूरी और गोल्ड और सिल्वर जो है लेस, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो on the basis of reactivity, metals are classified as follows: metals of low reactivity, metals of medium reactivity, metals of high reactivity। ये दो बार लिख दिए हैं, उसको छोड़ देते हैं। So the metals at the bottom of the reactivity series are least reactive. They are often found in free state. For example, gold, silver, platinum and copper. Copper and silver are also found in the combined state as their sulfide or oxide ores. तो ये सारे हैं metals of medium reactivity. The metals free in the middle of the reactivity series are moderately reactive: zinc, iron and lead. They are found in the earth's crust mainly as oxides, sulfides और carbonates. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के तौर पे पाए जाते हैं। Metals of high reactivity. The metals at the top of the reactivity series are highly reactive. For example, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum. These metals are also so reactive that they are never found in free state. वो इतने रिएक्टिव है कि वो कभी भी फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं। तो दिस आर द क्लासिफिकेशन और रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने बताई, वो एलिमेंट्स के नाम आपको मेंशन जरूर करने पड़ेंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड गिव एग्जांपल। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सडन इंपल्स है, एक्सटर्नल इंपल्स जो आ रहा है, सडन इंपल्स, उसके अगेंस्ट में, सडन इंपल्स के अगेंस्ट में अगर कोई रिएक्ट, मतलब मैं बोल सकता हूं आप जो एक्शन लेते हो भाई, जैसे किसी गर्म चीज को आपने टच कर लिया सडनली अचानक से, और उसके अगेंस्ट में आप तुरंत हाथ हटा लेते हो, कभी कांटा चुभ गया और आप जोर से चिल्ला देते हो, पांव हिला देते हो, दैट इज, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिएक्शन टू सडन इंपल्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स लेने हैं, तो एग्जांपल्स मैंने, the reflex action is an involuntary immediate response to a stimulus that helps the body protect itself from harm. The nervous system uses reflex actions to help the body adapt to the changing environment quickly. Reflex action is controlled by spinal cord. ये याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल करता है, सिर्फ ब्रेन को मैसेज दिया जाता है, ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। Here are some example of reflex action. Blinking when something approaches your eyes on your, when there's sudden bright light. Coughing when your airways is stimulated, such as by an irritant in your nasal passage, कुछ भी अचानक से कुछ आ जाता है। Hot object is touched, will respond instantly. इस तरह उसके एग्जांपल्स है, तो इस तरह से एग्जांपल्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। Then what is fission? Explain different types of fission. अब fission क्या है? एक सेल अगर दो डिफरेंट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट डॉटर में, यू बोल सकता हूं मदर सेल, एक मदर सेल अगर डिफरेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज नोन एज फिशन। अब फिशन जो दो होते हैं, बाइनरी फिशन एंड दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। ठीक है, मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे, और मल्टीपल फिशन में
एक ऑर्गेनिज्म जो है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होते हैं, दैट इज नॉन एज मल्टीपल। और डिवीजन एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स होता है, डिवीजन जो है एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स होता है। जैसे कि fission is a sexual mode of reproduction. In this process of splitting a single organism into two or more parts, which then regenerate into a separate organism similar to the original, there are two types of fission: binary fission and multiple fission. A single organism splits into two equal parts, and each part grows into new individual. This is most common type of reproduction in the prokaryotes and occurs in the some single cell eukaryotes such as amoeba. अमीबा के अंदर होता है बाइनरी फिशन होता है, जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट होता है। मल्टीपल फिशन, a single organism splits into multiple parts and each part grows into new individual. The parent cell's nucleus divides multiple times and cytoplasm separates to create multiple daughter cells, each with one nucleus, that is plasmodium. एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है कि फिशन क्या है, मल्टीपल फिशन क्या है, बाइनरी फिशन क्या है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हैं। What are the three basic points of difference between asexual reproduction and sexual reproduction? देखो ये मैं बता चुका हूं, तो यहाँ पे लिख रहा हूं। इट इज यूनिपेरेंटल, इट इज यूजुअली बाई पेरेंटल, मतलब इधर सिंगल पेरेंट चाहिए, इनमें दो पेरेंट चाहिए, मेल एंड फीमेल बोथ। गेमेट्स आर नॉट फॉर्म, गेमेट्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गेमेट्स इन स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म, गेमेट्स आर नॉट फॉर्म। No involvement of reproductive organs, presence of fully developed reproductive organs. The progeny and the parent are genetically identical. The progenies will be genetically different from the parents. Obviously बात है, यहाँ पे सेम के सेम डीएनए बनते हैं, यहाँ पे वेरिएशंस होते हैं क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट सेल से दोनों के वेरिएशंस एक्यूमुलेट होके और नए वेरिएशंस के साथ बनता है। सो दैट्स व्हाई characteristics of only one parent is inherited, characteristics of both the parents are inherited. नो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशन होता है। सो ये बेसिक कॉमन डिफरेंसेस दिए हुए हैं जो आपके 3 मार्क्स में काम आ जाएंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो वी आपको दिया हुआ है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। रियल है तो माइनस लेंस, सॉरी प्लस हो जाएगा, सॉरी। Where is the needle placed in the front of the U कितना है वो बताना है। If the image is equal to the size of object, तो H है, that is equals to H dash. Also find the power of lens. तो सबसे पहले M equals to V upon U, लेंस है इसलिए V upon U 1 by मैग्निफिकेशन 1 है, तो 50 upon U हो सकता हूँ, that is M equals to, और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो -1 आता है, तो आपका U जो हो गया -50। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे होंगे, सेम हाइट पे होंगे। नाउ यहाँ पे आपको ये पूछा है कि तो फोकल पावर ऑफ लेंस के लिए फोकल लेंथ ढूंढना पड़ेगा, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/50 माइनस 1/-50, दैट इज 1/50 प्लस 1/50। 1/f इक्वल्स टू 2/50। तो f आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। f 25 सेंटीमीटर है अगर, तो f मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.25 मीटर होगा। तो पावर ऑफ लेंस यानी 1/f इक्वल्स टू 1/0.25। तो पावर आपका हो जाएगा 4 डायप्टर। वैसे भी कॉन्वेक्स लेंस है तो +4 डायप्टर आएगा, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव रहती है तो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव 4 डायप्टर इज दी पावर। मैंने पीछे सॉल्व किया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50, v इक्वल्स टू 50, फोकल लेंथ f इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, जो भी अकॉर्डिंगली मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है, दैट इज 4 डायप्टर। यहाँ पे ये 1/0.25 है, 1/0.25। Now, what is a plane mirror? Write the nature or image of a plane formed by a plane mirror and also state its uses. Plane mirror is a mirror with one surface polished with silver lining. Polished with silver lining and is not curved.
कर्व्ड फॉर्म में नहीं होता। नेचर ऑफ इमेज, ऐसे तो सारा मैंने लिखा हुआ तो मैं वही कर रहा, नहीं तो आप लोग। The image formed by plane mirror is always virtual, laterally inverted, erect image. It is always having magnification of unity. Hence, the image of the same size of this object. जितना distance है, distance also same. Distance of object and image is same. Plane mirror have many uses, including seeing reflection, designing, safety. Plane mirror are also used in bathrooms, dressing rooms, and other places so we can see the reflection. Plane mirrors can make small spaces appear large. Then प्लेन मिरर्स हेल्प ड्राइवर सी पास देयर पेरिफेरल विजन, जो भी ठीक है, प्लेन मिरर सेफ्टी के हिसाब से, डिजाइनिंग के हिसाब से बहुत सारी चीजों में घर पर यूज होते हैं, डोमेस्टिक के लिए, सबके लिए यूज होते हैं। Explain the series combination of resistor and derive the formula of equivalent resistance for series combination resistor. सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर वैसे देखा जाए, डायग्राम बना देते हैं। 3 रेजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, एम मीटर दोनों, भाई सीरीज के अंदर करंट एम मीटर सेम रहता है थ्रू आउट द रेजिस्टर। तो बैटरीज कनेक्टेड है, ठीक है, उसमें प्लग है एंड वी कनेक्टेड लाइक दिस। करंट फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू आउट द रेजिस्टर सेम होगा। वोल्टेज V1, वोल्टेज V2, वोल्टेज V3। भाई वोल्टेज जो है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग डिवाइड होता है, तो वोल्टेज अलग अलग होता है, तो R1, R2 एंड R3। तो एक्सप्लेनेशन में है 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in series as shown in figure, ठीक है। तो जो भी है सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर करंट इज सेम थ्रू all resistor, voltage is different, across each resistor. Derivation: in series combination of 3 resistance R1, R2 and R3, the current in each of the resistance is same. If V is the voltage given from the cell, then it is divided into V1, V2, V3. Then thus V equals to V1 plus V2. V equals to V1 plus V2 plus V3. The potential difference across each of these resistance is same. Thus, Ohm's law V equals to IRS. V1 equals to IR1, V2 equals to IR2, V3 equals to IR3. V equals to V1 plus V2 plus V3. IRS equals to IR1 plus IR2 plus IR3. तो I कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस is greater than each resistance. Here, this was the last question of this section. इसी तरह से हम लोग पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 5 और 6 का भी दे देंगे, सेक्शन सी, उसके बाद सेक्शन डी देने का प्लान है। तो टेक केयर, बस इसी तरह से लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, दूसरों को शेयर करते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।